बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर जब भी याद आता है तो जी दो दर्दनाक वाक़यात पाकिस्तान के जो हैं वो कभी नहीं भूल सकते। जिनमें पहला जो है मशरिक़ पाकिस्तान 16 दिसंबर 1971 और दूसरा दर्दनाक वाक़या जो कि अभी कुछ अरसा साल पहले का है, 8 साल पहले 16 दिसंबर को एपीएस अटैक हुआ 2015 में। 144 बच्चों को जो है वो शहीद किया गया और फिर कहा गया कि जी उसके बाद पॉलिसी बनाई गई कि जी अब बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा और दहशतगर्दी जो है पाकिस्तान में से ख़त्म कर दी जाएगी। और कुछ दिन पहले हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब का बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम जंग जीत चुके हैं दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, लेकिन ऐलान होना जो है वो सिर्फ़ बाकी है, बाकी हम जंग जीत चुके हैं। उन्होंने वो किस वाक़ये के ऊपर बयान दिया, किस उसके ऊपर जो है वो खड़े हुए थे, वो सीएमएच पेशावर गए हुए थे और वहाँ वो ज़ख्मियों की इयादत कर रहे थे। हमारे फ़ौजी जवान जो ज़ख्मी हुए थे, जो कि अभी 1 हफ़्ता पहले पेशावर में एक अटैक हुआ जिसमें हमारे 26 फ़ौजी जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। एक चौकी के ऊपर, सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की चौकी के ऊपर अटैक किया गया दहशतगर्दों की तरफ से। तो ये जी दहशतगर्दी की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल है। 8 साल बाद हम कहाँ खड़े हैं, ये पाकिस्तानी कौम बेहतर फ़ैसला कर सकती है। बाकी अगर बयानों की बात करें और अमल की बात करें और पॉलिसीज़ की बात करें, तो वो भी सूरत-ए-हाल आपके सामने ही है कि हम जो हैं पिछले 75 साल से जो है वो नाज़ुक दौर से गुज़रे जा रहे हैं। हर 2-3 साल बाद ये राग अलापा जाता है कि जी हम नाज़ुक मोड़ से गुज़र रहे हैं, अब हम इससे निकल जाएँगे, लेकिन हम वहीं खड़े हुए हैं जहाँ पिछले 75 साल से खड़े थे। इतने बड़े-बड़े वाक़यात हो चुके हैं, पाकिस्तान दो लख्त हो चुका है, उसके बाद इतने बड़े-बड़े साने जो हैं पाकिस्तान में, और अभी भी जहाँ पाकिस्तान इस टाइम की सूरत-ए-हाल है पाकिस्तान की, केपीके की अगर आप सूरत-ए-हाल को देखें और फिर पंजाब में जो हो रहा है, पाकिस्तान में जो आइन और कानून के साथ किया जा रहा है, एमपीओज़ के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जिस तरह जो-जो कुछ हो रहा है पिछले 1 से डेढ़ साल के अंदर जो-जो वारदातें डाली गई हैं, जिस तरह आइन को पामाल किया गया, वो आप सब लोगों के सामने किसी से ढका-छुपा नहीं है। तो बहरहाल ख़ैर, अब हमारे जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल आसिम मुनीर साहब जी, वो अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं और वहाँ उनकी जो है वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं एंथोनी ब्लिंकन, उनसे मुलाकात भी हुई है और ये तस्वीर भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है। आप देख सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज आप लोगों ने खुद जज करनी है। और बाकी उनकी आज जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से भी उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने वहाँ क्या बातचीत हुई है वो भी आपके सामने रखेंगे। काकड़ साहब जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके अब दिन तो थोड़ी रह गए हैं। वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की ताज़ा-तरीन सूरत-ए-हाल के बारे में, उन्होंने भी कुछ बयानात दागे हैं। और आज वैसे भी 16 दिसंबर है, सकूत ढाका है, फिर उन्होंने कश्मीर के हवाले से जो उनका भी कल का बयान है, जो भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर की जो हैसियत थी यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक उसको ख़त्म किया है, तो उसके हवाले से जो उन्होंने बयानात दिए हैं। फिर इसराइल के मामले पर उन्होंने जो वसीम बदामी साहब को इंटरव्यू दिया, वो भी आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। जनरल अयूब खान साहब का ये दौर था जी, और 1963 में पाकिस्तान में एक आइन दिया गया और जो उस टाइम के वज़ीर कानून थे, बंगाली थे वो, उन्होंने कहा कि जी जनरल साहब, अगर आप ये कानून पास करवाएँगे और ये तरमीम देंगे, तो मैं इससे जो है अलग हो जाऊँगा, इस निज़ाम से मैं फिर इस्तीफ़ा देके घर चले जाता हूँ, क्योंकि इससे मुल्क जो है वो 2 टुकड़े हो जाएगा। आप ये पाकिस्तान को 2 लख्त करने की बुनियाद डाल रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जनरल साहब कहते थे, यार ये बंगालियों से जान छुड़वाओ। अगर आप इसके ऊपर कंप्लीट तफ़सील सुनना चाहते हैं तो हामिद मीर साहब ने अपने ब्लॉग में जो है वो सारी कहानी बताई है कि जिसमें जनरल अयूब खान साहब जो हैं, ये 16 दिसंबर हुआ तो 1971 को पाकिस्तान जो है 2 टुकड़े हुआ, लेकिन इसकी बुनियाद जो है वो जनरल अयूब खान साहब ने 1963 में जो है वो आइन देकर डाल दी थी। और उसके बाद ये सारी फिर जो है वो खिचड़ी पकना शुरू हुई, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है माहौल बना और फिर जब इलेक्शंस हुआ और शेख मुजीबुर रहमान के जो इलेक्शन वो जीत चुके थे उसको नहीं माना गया। और उसके बाद फिर जो हुआ वो आप सब लोगों के सामने है। जिस तरह बंगालियों के साथ किया गया, जो बंगाली औरतों के साथ किया गया, वो उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें भी हैं, बहुत सारी किताबें भी हैं। लेकिन दोनों तरफ ये सारी सूरत-ए-हाल बनी। जब ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ़ बंगालियों के साथ ही ज़ुल्म हुआ, पाकिस्तान जो दूसरे लोग थे, बिहारी जो कम्युनिटी है उसके साथ भी बहुत ज़ुल्म हुआ, पाकिस्तानियों के साथ भी बहुत ज़ुल्म हुआ, तो दोनों तरफ से जो है वो आग लगी। लेकिन ये हुआ क्यों? ये सिर्फ़ पॉलिसीज़, गलत फ़ैसलों का नतीजा, जो कि आज भी अगर देखा जाए पाकिस्तान को, तो ये गलत फ़ैसले ही हैं ना जी। साल डेढ़ साल होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 14 मई को इलेक्शन करवाने चाहिए, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए और अब देखिए यहाँ पाकिस्तान कहाँ आ चुका है, पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ आ चुकी है। साइफ़र आया, जनरल बाजवा साहब जो हैं उन्होंने इमरान खान की हुकूमत जो है वो गिराई,
बेसिकली तो जनरल बाजवा साहब ने ही गिराई ना, इन सबको इकट्ठा किया, जो ये सब मान चुके हैं कि जनरल बाजवा साहब ने हम सबको इकट्ठा किया और हमें जो है ग्रीन सिग्नल दिया। और उसके बाद जनरल बाजवा साहब क्या चाहते थे, एक्सटेंशन चाहते थे। जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या किरदार था, वो भी आप सब लोगों के सामने है। नवाज शरीफ साहब को किस तरह सजाएं दिलवाई गई, मैं एवन फील्ड अपार्टमेंट्स के बारे में बात नहीं करता, लेकिन जिस तरह नवाज शरीफ साहब को सजाएं दिलवाई गई, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। तो ये जो मदाखलत है पॉलिसीज़ में, ये जो फैसले लिए जाते हैं, ये आज इसी वजह से पाकिस्तान जो है वो यहाँ खड़ा हुआ है। और अब हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो इस टाइम अमेरिका के दौरे के ऊपर हैं। अब उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतरेस से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने मसला कश्मीर और गज़ा जंग की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू की। गुफ्तगू में कश्मीर और गज़ा के जारी मसाइल पर रोशनी डाली और कहा कि जी गज़ा में जो हो रहा है वो ज़ुल्म है, इसके ऊपर जो मगरबी दुनिया है उसको आवाज़ उठानी चाहिए और गज़ा में जो है वो फ़ौरन जंग बंदी होनी चाहिए। बस वही बयानात जो हम हमेशा से देते हैं और इसी तरह के बयानात जो हैं हम कश्मीर के ऊपर भी देते आ रहे हैं। लेकिन इस बयान में इस दफ़ा ये था कि जी भारत ने कश्मीर की जो है वो वाज़ेह अक्सरियत ख़त्म कर दी है यूनाइटेड नेशंस की करारदाद के मुताबिक, तो आप इसके ऊपर नोटिस लें और भारत के ऊपर प्रेशर डालें। तो यूनाइटेड नेशंस की, तो यूनाइटेड नेशन के अपना जो इजलास होता है उसमें कोई नहीं सुनता, तो बाकी तो बड़ी दूर की बात है कि यूनाइटेड नेशन जो है वो कश्मीर का मसला हल करवाएगी और गज़ा में जो है जंग बंदी करवाएगी। तो ये यूनाइटेड नेशंस की औकात है। बहरहाल उनकी मुलाकात हुई है, फिर वहाँ बड़ा अच्छा दौरा जा रहा है जी। और बाकी ये है कि उनके दौरे के ऊपर वहाँ जो है कुछ पाकिस्तानियों ने एहतजाज भी किया है और स्क्रीन्स भी स्पेशल लगाई गई जहाँ ये लिखा गया, वो वीडियो भी हो सकी तो आपकी स्क्रीन के ऊपर चला देंगे, जिसमें ये बाकायदा पैगाम दिया गया हमारी जो इंटरनेशनल हमारे ओवरसीज़ हैं पाकिस्तानी, उन्होंने कहा कि जी इलेक्शंस करवाएं और ये जो जुल्म किया जा रहा है पाकिस्तान में इसको बंद करवाएं और इमरान खान को रिलीज़ करें। तो इस तरह के जो है बाकायदा मैसेज जो हैं वो चलाए गए हैं। तो देखते हैं कि अब क्या बनता है। अभी तक तो कोई सूरत-ए-हाल में तब्दीली नज़र नहीं आ रही है। काकड़ साहब ने भी जी कल भी इंटरव्यू दिया, वो पिछले 3-4 दिन से जो है मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। उन्होंने कहा जी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के 4 बौने जजेस जो हैं वो बैठकर इतनी बड़ी कश्मीर की तहरीक को कुचल थोड़ी सकते हैं। उन्होंने कुचलना तो बड़ी दूर की बात है जी, उन्होंने तो देखें आप कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा भी कर लिया, भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया, तो हम सिर्फ बयानात दे रहे हैं। इन बयानात से तो भारत ने ना पहले 70 साल से कश्मीर से जो है निकला है, ना अब आगे निकलेगा। तो ये बयानात ही हैं जो चल रहे हैं। और फिर जब ये उन 370 को उन्होंने ख़त्म किया और 5 अगस्त 2019 हुआ, तब हमारे बैकडोर उनके साथ क्या राब्ते चल रहे थे उसके बारे में हामिद मीर और पाकिस्तान के तमाम जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो क्या कहते हैं, बाजवा साहब क्या करना चाह रहे थे, बाजवा साहब को पहले से पता था कि 5 अगस्त 2019 होने वाला है, तो फिर ये बयानात जो हैं ये मज़ाक़-ख़ेज़ हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने वसीम बदामी को इंटरव्यू देते हुए इसराइल के हवाले से वसीम बदामी ने सवाल किया उनसे 3 से 4 दिन पहले, तो उन्होंने कहा कि इसराइल के मामले पर पाबंदी नहीं है, कायद-ए-आज़म की पोज़ीशन के तब्दील होने पर कायद-ए-आज़म का कौल तब्दील करना कुफ़र नहीं है, ये कोई नबी का इल्हाम नहीं है, तब्दील हो सकता है। मतलब वो अब इस टाइम अगर आप इसराइल के ज़ुल्म को देखें तो उसने 9,000 बच्चे और 18,000 फ़लस्तीनी तकरीबन जो है वो शहीद कर दिए हैं, फास्फोरस बम क्या-क्या कुछ जो है वो उसने तमाम तर वो काम किए हैं जो कि किसी भी कानून के तहत जायज़ नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के जो कानून हैं, जो जंग के कवानीन होते हैं, उनकी भी उसने भरपूर खिलाफ वर्जी की है कि आबादी वाले इलाकों के ऊपर, इवन कि कैंप्स के ऊपर जहाँ लोग रह रहे थे, महफूज समझा जाता है कि जी अगर जंग हो रही है तो जो कैंप्स होते हैं उनको महफूज समझा जाता है कि जी कोई भी फौज जो है वो इन कैंप्स के ऊपर जो है आम शहरियों के ऊपर हमला नहीं करेगी, लेकिन इसराइल ने वो भी किया। तो जब वो यूनाइटेड नेशंस तब नहीं कुछ करवा सकी और 18,000 फ़लस्तीनी जो है अब तक शहीद हो चुके हैं और हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब इस वक़्त बैठकर जो है इसराइल को कबूल करने के लिए जो है वो दलाइल दे रहे हैं, जब इसराइल 18,000 फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। शाहीन शहबाज़ी साहब जो हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया जी आज की सूरत-ए-हाल के ऊपर और 16 दिसंबर को लेकर। वो कहते हैं कि जी आज पाकिस्तान के 2 टुकड़े होने का दिन है, ज़रा गौर और ईमानदारी से सोचें पाकिस्तान किस वजह से टूटा। मान लिया सियासी लोगों ने गलती की, मगर कहीं सुना कि 90,000 फ़ौजियों और आम शहरियों ने हथियार डाले। क्या 35,000 फ़ौजी अपनी बंदूकें और टैंक, तोपखाने और ज़मीर फेंक कर खुश थे, मुल्क गया भाड़ में मेरी जान बच तो गई। 2000 लड़ने वाले पूरी फ़ौज को नचा देते हैं, क्या इतने भी मुल्क की खातिर लड़ने वाले नहीं थे? बातें रुस्तमे ज़मां जैसी करते हैं, इसकी ख़ास वजह थी जो अब भी है, मुल्क के लोग फ़ौज के साथ नहीं थे और सख्त नफ़रत करते थे। क्या अफ़गानिस्तान में 90,000 फ़ौजी जिन्होंने रूसियों और अमरीकियों को मुल्क से निकाल कर फेंका हथियार नहीं डाले? टीवी पर खबरें और तारीख को तोड़-मोड़ कर पेश करने वालों पर यकीन ना करें और खुद हकीकत को देखें कि असल पाकिस्तान में चल क्या रहा है और पाकिस्तान क्यों दो लख्त हुआ, क्या पॉलिसीज़ थी, सबकी गलतियाँ थी जी। अब अगर हम ये कहें कि जी एक फरीक की गलती थी और दूसरा बिल्कुल ठीक था, ऐसा नहीं है। सबकी गलतियाँ थी, सियासी लोग थे या हमारे
فوجی جرنیل تھے، سب نے غلطیاں کی تو آج پاکستان یہاں کھڑا ہے۔ آج بھی اگر ہم یہ سوچ لینا کہ جی پہلے جو ہوا وہ غلط تھا، ہر بندہ اپنی اپنی غلطی کو تسلیم کرے اور ابھی جو ہے وہ صحیح ڈیسیجن لے لیے جائیں، تو پاکستان اب بھی جو ہے آگے بڑھ سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے۔ ابھی تک کے لیے اتنے، اپنا کا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔